कैसे हो सब? बढ़िया। तो 8 रे पे आ गए हम लोग। कितने सारे क्वेश्चन लिख लिए अपनों ने। अगर वैसे देखा जाए तो अपनों ने जब ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था उससे पहले कितने क्वेश्चन लिखे थे आपने? अभी आप डेली के कम से कम 6 क्वेश्चन लिख रहे हो, प्लस एक या दो टॉपिक पे जो क्वेश्चन के अलावा होते हैं उस पर हम डिस्कस भी कर लेते हैं। आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है। तो फायदा तो मिल ही रहा होगा। और अगर मतलब नहीं भी मिल रहा है तो आप पढ़ के आओ और यहाँ लिखो, तो उससे ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि अपने यहाँ सब डिस्कस कर लेते हैं, सबके अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपने को पता चल जाते हैं, तो उससे फ़ायदा तो है। और इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया था कि पेपर 4 की कुछ चीज़ें जो है मैं ऐड ऑन करने वाली हूँ, तो वो अपने ऐड करेंगे और वो भी आप लिखोगे तो आपका पेपर 4 भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर अपने को रहेगा कि हाँ, मतलब मेंस पार्ट जो है वो सही से अब एक स्मूथली तरीके से चल रहा है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वरना खाली प्री प्री का पढ़ के अपने क्या कर लेंगे? प्री से कोई थोड़ी ना जॉब मिलती है। प्री कितनी बार पास कर लो आप, कोई जॉब नहीं मिलती। मेंस भी कर लो तो भी नहीं मिलती। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी जो रैंक होती है वो डिसाइड करती है कि आपका जॉब एलोकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसमें भी आपको कौन सी जॉब मिल रही है। तो अपने आज का जो टॉपिक है, दो टॉपिक थे अपने। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी संसदीय जो प्रणाली होती है, जो उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। इस पे अब मैंने दो क्वेश्चन दिए थे। इसके अंदर मेनली अपने को क्या बात करनी थी कि ऐसे आप एक तो शॉर्ट नोट देखो बनाया करो। अभी देखो एक एक टॉपिक के आपके प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप 15-15 मिनट भी दोगे तो। अपनी बुक खोलो और जिसमें मेन से रिलेटेड क्वेश्चन सोचो, और उसके कंटेंट के लिए क्या यूज करने वाले हो वो वेपन निकालो, यानी कि वो कीवर्ड्स निकाल के रखो। उनको कीवर्ड्स को लिख लो, ऊपर टॉपिक का नाम लिख लो, वो शॉर्ट नोट हो जाएंगे आपके मेंस के लिए। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी जो अपनी संसदीय प्रणाली है, उसके अंदर अपने को एक तो डेफिनेशन याद करनी है, उसकी परिभाषा क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और अपने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो अपनों ने यूके से लिया है, इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की कैसे हुआ, क्यों हमने चूज की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्यों हम नहीं गए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पे, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर इसके की फीचर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट की फीचर्स है, ऐसे कौन से लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो इंडिया के अंदर फॉलो कर रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है वो अपने को याद होने चाहिए। एडवांटेज कि फायदा क्या है, डिसएडवांटेज कि इसमें कुछ चैलेंजेस या चुनौतियां या कमियां हैं वो। और फिर उसके बाद में इसका प्रेसिडेंशियल फॉर्म यानी अध्यक्ष जो प्रणाली होती है उसके साथ हम कंपैरेटिवली एनालिसिस, यानी उसमें अंतर क्या है संसदीय प्रणाली में और अध्यक्ष प्रणाली में, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में। तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था की फीचर्स, उस पर अपने थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये ऐसे आपको वर्ड लिखने हैं, ये आपके एक तरीके से कीवर्ड हो जाएंगे आपके शॉर्ट नोट के अंदर। तो आपको खुद भी प्रिपेयर करना है, मैं तो देती हूँ आपको। जैसे मैंने तो, मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी ये लगा तो मैंने इसके दे दिए, बाकी के आप खुद प्रिपेयर करो। जो आपको मॉडल आंसर की मिल रही है उसका यूज लो, आप अपने नोट्स का यूज लो, बुक का लक्ष्मीकांत है लक्ष्मीकांत उसका यूज लो, और उनको मिलाकर ये बना लो। फिर बार बार उसको रिपीट करो, आप रिवाइज करो। जब भी टेस्ट सीरीज लिखने जा रहे हो मेंस की, उसको भी पढ़ के जाओ, आपको खुद अंतर पता चल जाएगा कि मेन एग्जाम में भी सेम मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको मिलेगा। तो जो की फीचर है पहला है कि रियल और नॉमिनल हेड, यानी वास्तविक और नाम मात्र के नेता होंगे, जैसे अपने इंडिया के अंदर भी हैं। रियल हेड है जिसको हम बोलते हैं डी फैक्टो हेड जो होते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और डी ज्यूरे यानी कि जो नाम मात्र के हेड हैं वो होंगे प्रेसिडेंट। तो ऐसे दो नेता मिलते हैं, एक तो एक्चुअल हेड होते हैं वास्तविक, और दूसरे नाम मात्र के नेता वो। दूसरा होता है ड्यूल मेंबरशिप यानी दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता से यहाँ मतलब क्या है कि जो कार्यपालिका है और जो अपनी विधायिका है, यानी अपनी एग्जीक्यूटिव और अपनी लेजिस्लेचर, दोनों के अंदर मेंबरशिप रहेगी। जैसे कोई अगर एमपी है तो वो हो सकता है मंत्री भी हो, तो उनकी एक ही पर्सन की दो मेंबरशिप हो जाएगी, दो सदस्यता हो जाएगी, विधायिका में भी और कार्यपालिका के अंदर। फिर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व।
यानी एग्जीक्यूटिव जो यानी कार्यपालिका सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, या स्पेसिफिकली बोलूं तो लोकसभा को लेकर। फिर लीडरशिप ऑफ पीएम यानी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये भी लक्षण है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। मेजोरिटी पार्टी रूल यानी बहुमत, बहुमत जो प्राप्त दल है वही रूल करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं, कार्यकाल की अनिश्चितता। बाइकेमरलिज्म, द्विसदनीय विधायिका, और बाकी तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पॉलिटिकल होमोजेनिटी और सीक्रेट प्रोसीजर। मेन चीज ये थी, इनको आप याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो कीवर्ड है, जब भी आपको अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी संसदीय जो प्रणाली है सरकार की, उसकी मुख्य लक्षण क्या है, तो ये सारे आपको लिखने और उनको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। ये एक फोटोग्राफ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, चाहे आप लिख लो। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया गया है कि संसदीय प्रणाली जो है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं क्या आती है, दो प्रमुख होते हैं, नामात्र और वास्तविक, यानी कि रियल और नॉमिनल हेड, ठीक है। ये राष्ट्रपति है यहाँ पे, और इधर प्रधानमंत्री। विधायिका के प्रति जवाबदेही रहती है कार्यपालिका की, ठीक है। मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, बहुमत दल का शासन होता है, ठीक है। फिर संसदीय बनाम अध्यक्ष प्रणाली के अंदर अंतर, सबसे पहले एग्जाम्पल भी अपने को पता होना चाहिए। संसदीय प्रणाली यूके में है, इंडिया में है। अध्यक्ष प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए के अंदर है। सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक्चुअली में, लेकिन अगर हम बात करें संसदीय प्रणाली में तो उसमें नामात्र के मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध जो है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उसके अंदर डिफरेंस रहता है, वो दोनों आपस में ज़्यादा संबंध नहीं रखते, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में निश्चित कार्यकाल होता है, लेकिन संसद के जो प्रणाली है उसके अंदर निश्चित कार्यकाल नहीं होता। तो इस संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के अंदर अंतर आपको बता दिया, ठीक है। फिर इसके कुछ लाभ अपने को पता होना चाहिए, कुछ हानियां पता होनी चाहिए। लाभ क्या है कि एक सौहार्दपूर्ण यानी सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन चलता है विधायक और कार्यपालिका के बीच में, बेहतर समन्वय होता है इसमें संसदीय प्रणाली में। और उत्तरदायी शासन यानी जवाबदेहिता होती है कार्यपालिका की लेजिस्लेचर के प्रति, तो जवाबदेही शासन होता है। हानि ये है कि अस्थिर सरकार होती है, अस्थिर सरकार रहेगी, ठीक है। गठबंधन की अगर जब भी सरकार बनती है तो कभी भी गिरने का डर रहता है। और दूसरा, विशेषज्ञों की कमी होती है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं अक्सर विशेषज्ञता की बजाय राजनीतिक आधार पर चुने जाते हैं, क्योंकि ड्यूल मेंबरशिप हम यहाँ फॉलो करते हैं, तो इस वजह से कई बार हमें देखने को मिलता है कि विशेषज्ञता का अभाव होता है। तो ये सब कुछ चर्चा करी अपनों ने। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जो संसदीय प्रणाली है उसमें बहुमत का सिद्धांत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें क्रिटिकली एनालिसिस करना है, इसका समालोचनात्मक टिप्पणी करनी है। द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड द ग्रेटेस्ट वीकनेस डिस्कस्ड क्रिटिकली। सबसे पहले अपनों ने बात करी थी कि बहुमत जो प्राप्त है दल उसकी सरकार बनती है, ये मेन फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। उसी पे क्वेश्चन पूछा है कि वो बहुमत ही सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी। इसका मतलब क्या है कि बहुमत को, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट उसमें बहुमत की चर्चा करनी है, उसके मेरिट यानी उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव, इनकी हमको बात करनी है। करते हैं बात। संसदीय प्रणाली का मूल आधार बहुमत का सिद्धांत है। इसके अनुसार कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और सत्ता का गठन बहुमत के आधार पर जो है किया जाता है। यही सिद्धांत इसे प्रभावी बनाता है और उत्तरदायी बनाता है। जनता का जो समर्थन होता है इसे इफेक्टिव बना देता है।
यानी जो गवर्नमेंट है उसको जनता का पूर्ण समर्थन है, उसके पास जन सहभागिता है, जिससे उसे लेजिटिमेसी मिलती है, वैधानिकता मिलती है, और वो उत्तरदायी भी होते हैं, क्योंकि जो अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है उसके अंदर कार्यपालिका होती है, वो उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। लेकिन कई बार अस्थिरता और दुरुपयोग का भी कारण बनता है। अब कैसे, वो अपनी चर्चा करते हैं। बहुमत की सबसे बड़ी ताकत होती है, यानी हम पॉजिटिव चीजें लिख रहे हैं ना, एडवांटेज प्रोस लिख रहे हैं इसके अंदर, उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित करता है। दूसरी चीज है कि स्थिर नीति निर्माण होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हो, हम तो देख रहे हैं 2014 के बाद से लगातार बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार मिल रही है हमें, उससे स्थिरता ज्यादा आती है, ठीक है, और उनके लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाना आसान हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं जीएसटी बहुत बड़ा काम था, इंश्योरेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन वो बहुत आसानी से इन्होंने बहुमत के कारण अप्लाई कर दी, लागू कर दी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी आप दो, ठीक है। फिर लोकतांत्रिक वैधता, पबेड में हम लेजिटिमेसी पढ़ते हैं, वैधानिकता पढ़ते हैं, उसकी चर्चा करेंगे कि बहुमत जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे सरकार की वैधता मजबूत हो जाती है। ये हमने 2-3 चर्चा करी कि पॉजिटिव चीजें क्या है। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले कि बहुमत का दुरुपयोग हो सकता है। पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। जब आपके पास बहुमत है, यानी आपके पास पावर है और पूर्ण बहुमत है, लगातार रह रहा है, तो कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि एक्सट्रीम पावर जो है इंसान को गलत राह पे भी ले चलती। तो कभी कभी सरकार बहुमत के आधार पर विपक्ष को दरकिनार कर देती है। अपने यहाँ पे गवर्नमेंट की नेगेटिव बातें नहीं लिखनी, ठीक है। नेगेटिव अगर कोई बात भी है तो उसको सलीके से लिखना है कि बहुमत के आधार पर विपक्ष को कई बार दरकिनार कर दिया जाता है और विधेयक जल्दबाजी में पारित कर लिया जाता है। प्रॉपर या तो बहस नहीं होती उसके ऊपर, या फिर कोई अगर कंस्ट्रक्टिव जो डिबेट है नहीं हो पा रही, अच्छे आइडियाज नहीं आएंगे और एज इट इज उसको अप्लाई कर दिया जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएंगे उसमें, विपक्ष का हाशियाकरण कर दिया जाता है। मजबूत जो बहुमत होता है, अब एक चीज ध्यान रखना, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। मजबूत जितनी सरकार जरूरी है, उतना ही जरूरी मजबूत विपक्ष का होना भी है, वरना एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट कभी नहीं हो पाएगी। और जो कानून जिसका मन आएगा, मतलब जो बहुमत की सरकार है, वो वैसे के वैसे लागू कर दिए जाएंगे। तो मजबूत बहुमत पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन को कमजोर करता है, जैसा कि कई बार मनी बिल वगैरह जैसे विवाद भी हुए हैं, उनमें हमने देखा है। तो ये प्रॉब्लम आती है। और एक और चीज भी है कि जैसे हम देखते हैं अपॉइंटमेंट्स, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अपॉइंटमेंट हो रहा है, या फिर इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं, मुख्य आयुक्त हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो एक कमेटी की सिफारिश पे होता है और उसमें पीएम के साथ में बाकी और मेंबर चाहे जो भी हो, लेकिन लोकसभा के विपक्ष के नेता का हम बार बार नाम सुनते हैं। मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो वहां पे भी हमें इश्यूज देखने को मिलेंगे। फिर गठबंधन की अगर राजनीति है, बहुमत मतलब बहुमत की बात कर रहे हैं हम कि बहुमत नेगेटिव कैसे काम करता है, तो गठबंधन की अगर राजनीति है तो उस केस के अंदर अस्थिरता एक बड़ी समस्या रहेगी। बहुमत न होने पर सरकारें टूट जाती है। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि हमें एक फेज देखने को मिला था 90s के दशक में, जब लगातार अस्थिर सरकारें में देखने को मिली थी। अब निष्कर्ष पे आएंगे, एक बैलेंस्ड निष्कर्ष लिखेंगे, क्योंकि बहुमत बहुत जरूरी है। बहुमत का सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है, बैकबोन है, लेकिन इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रभावी विपक्ष और संस्थागत नियंत्रणों के संतुलन से ही सकारात्मक दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए। इसका नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड हमें पॉजिटिवली ही इसको कंक्लूड करना है। और लैंग्वेज आपके पास है, मैंने दे दी, आप इसे याद कर लो, समझ लो, आत्मसात कर लो और आगे यूज करना इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है पूरा सेम। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। संसदीय प्रशासन जो प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली, दोनों ही लोकतंत्र व्यवस्था की महत्वपूर्ण मॉडल है। दोनों प्रणालियों के बीच में जो चेंज मतलब अंतर है, संरचनात्मक और कार्यात्मक, यानी हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत स्टैटिक का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, फिर भी बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले आप कोई भी अगर अंतर लिखो तो टेबल में लिखना, फिर आप यहाँ आधार लिखो उसका कि किस आधार पे आप अंतर बता रहे हो, फिर इधर संसदीय प्रणाली, उधर राष्ट्रपति प्रणाली। तो ये फॉर्मेट और ये स्ट्रक्चर बेस्ट होता है जब भी आप अंतर बता रहे हो,
तो इसके लिए आपको आना भी बहुत जरूरी है, वरना आपकी गलती बहुत आसानी से भी पकड़ में आ सकती है उसके अंदर। कार्यपालिका की संरचना पहला आधार है, ठीक है। यहाँ पे द्वैत कार्यपालिका होती है, नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख, दो अलग अलग। लेकिन राष्ट्रपति शासन प्रणाली के अंदर जो है सिंगल हेड ही होते हैं, राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं। दूसरा है कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के बारे में बात करूं तो ये यहाँ पे आप रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका से भी स्वतंत्र होती है, दोनों के बीच में ज्यादा संबंध नहीं होते, दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में। पद से हटाने की प्रक्रिया अगर हम बात करें तो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव से हम हटाते हैं और यहाँ पे राष्ट्रपति का महाभियोग चलता है और फिर उसको हटाया जाता है। शक्तियों का स्वरूप की अगर हम बात करें तो यहाँ तो शक्तियों का मिश्रण, कार्यपालिका विधायिका दोनों एक दूसरे के साथ शक्तियां यानी पावर शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर चलता है राष्ट्रपति शासन में। लेजिस्लेचर अपनी अलग पावर एंजॉय करेगी और एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग, तो सबके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हमें यानी शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलता है। फिर हम स्थिरता बनाम जवाबदेही की बात करते हैं तो संसदीय शासन प्रणाली है उसके अंदर स्थिरता तो कम होती है लेकिन उत्तरदायित्व तो अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुमत मेन चीज है यहाँ पे जिसके आधार पर सरकार बनेगी। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में स्थिरता अधिक, लेकिन विधायिका के प्रति सीधा उत्तरदायित्व कम होता है। हम देख ही रहे हैं ट्रम्प सरकार को उत्तरदायित्व थोड़ा सा कम ही दिखता है, स्थिरता पावर ज्यादा दिखती है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पे सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, और थोड़ी थोड़ी धीमी भी होती है निर्णय लेने की प्रक्रिया। यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में केंद्रीकृत होती है, निर्णायक होती है और तेज होती है। एक ही पर्सन जब निर्णय ले रहा है तो बहुत फास्ट डिसीजन यहाँ पे लिए जा सकते हैं। प्रतिनिधित्व की बात करूँ तो गठबंधन की सरकारों में व्यापक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तो बहुत लिमिटेड प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिलता है और जो सत्ता का केंद्र होता है वो एक ही व्यक्ति के अंदर होता है। अब लास्ट में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, भारत और ब्रिटेन के अंदर संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका और ब्राजील है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको आता है उसने बहुत आराम से किया होगा। अब है सेकंड पॉइंट अपना, सेकंड जो टॉपिक था राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर जो आज के क्वेश्चन है वो सारे एनालिसिस वाले क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर जो स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे, मैं आपको बता दूंगी, वो आप खुद से लिख के प्रिपेयर करना। और जो 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ दिए हैं वो क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जो सर एक बढ़ा के यानी जो नॉलेज से जस्ट ऊपर ले जाके आता है वैसे क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ कुछ आर्टिकल्स भी अलग से लिख के दे दिए, मतलब इतनी स्पून फीड कर रही हूँ आपको कि आर्टिकल भी मैंने दे दिए कि आपको कौन से लिखने हैं, और उसके शॉर्ट नोट बना के दे दिया मैंने आपको, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो उसको यूज करना है एग्जाम में, इसलिए लिख के दिए हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, पोजीशन और रोल वो अपने को पता होना चाहिए कि उनकी संविधान के अंदर क्या स्थिति है, उनके कार्य क्या है। तो इनके जो कार्य या फिर जो हम बात करते हैं शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए विद आर्टिकल, एक एक शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर उनकी, कार्यपालिका वाली शक्तियाँ, विधायी पावर, लेजिस्लेटिव पावर जो उनकी है वो, क्षमादान की शक्तियाँ होती है, पार्डन पावर्स, वीटो पावर्स, ये सारी की सारी और भी जो भी पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर, सारी पावर्स आपको याद होनी चाहिए विद आर्टिकल्स। इनका इलेक्शन का प्रोसेस, इस पे हो सकता है आपसे 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले स्टेटिक के अंदर, राज्यसभा का पूछा भी था 2023 वाले के अंदर कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, तो वो अपने को पता था, तो ऐसे हो सकता है यहाँ पे पूछ लें। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, योग्यता क्या है राष्ट्रपति की वो पता होनी चाहिए। टर्म, री इलेक्शन, वैकेंसी, इसको थोड़ा सा देख लेना। रिमूवल और इम्पीचमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 61 में है अनुच्छेद के अंदर, महाभियोग की जो हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, उस प्रोसेस पे भी हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन वो पूछिए। तो ये तो स्टैटिक पोर्शन वाले हैं जो आप याद कर लेना। ये कुछ आर्टिकल्स है जो मैंने आपको बोला था कि मैंने शॉर्ट नोट में ही बना दिए हैं, आप यही लैंग्वेज लिख सकते हो। आर्टिकल आप याद कर लेना, प्री में भी आपके काम आएंगे, ऐसा नहीं है मेंस के लिए, प्री में भी आपके लिए काम आएंगे। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, भारत में एक राष्ट्रपति का प्रावधान है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, दे विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं। 54 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव है। 55 यानी 55 के अंदर चुनाव की प्रक्रिया है पूरी समानुपातिक जो है, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा सिंगल
ट्रांसफरेबल वोट, फर्स्ट पास्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला है, ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 56 की बात करें, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, ये लिखा गया है। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बात की है। 58 में राष्ट्रपति का पद के लिए योग्यता। 59 में पद की शर्तें हैं, ठीक है। 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। 62 के अंदर रिक्ति पुनर्चुनाव वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है ये वाले आर्टिकल्स, ये दी आर्टिकल्स हैं। जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति से थोड़ा हटके बनेगा तो इनका हो सकता है आपको यूज करना हो। जैसे आर्टिकल 72, इसमें क्षमादान की शक्तियां हैं, पार्डन पावर्स, इस पे भी 10 नंबर का आप चाहो तो तैयार करो। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के साथ इनके संबंध, इस पे भी हो सकता है 10 नंबर का आपको क्वेश्चन मिले। आर्टिकल 74 और 75, देयर विल बी ए प्रेसिडेंट और देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगा जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे और वो सलाह देगा प्रेसिडेंट को और उस आधार पर प्रेसिडेंट काम करेंगे। एड और एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, आर्टिकल 74 और 75, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 111, इसमें विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी जो वीटो पावर्स है उसके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 123, इस पे 10 मार्क का क्वेश्चन आप याद करो, अच्छे से तैयार करो। अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इस पे 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना है। आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की शक्ति, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि प्री में ही बहुत बार पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 या 5 नंबर में आपसे पूछ लेंगे। और फिर आपातकाल की घोषणा से संबंधी पावर, 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल की बात, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये आर्टिकल्स आपको याद करने हैं एकदम ऐसे कैसे, और ये आप यूज करोगे जब भी राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आएगा। बिना आर्टिकल लिखे आपका क्वेश्चन का आंसर जो है उतना इफेक्टिव होगा ही नहीं। आपका नॉलेज तो आर्टिकल से ही पता चलेगा ना कि आपको एग्जैक्ट पता है कि यहाँ पे ये चीज लिखी गई, आर्टिकल जरूर याद करना चाहिए। ये अब क्वेश्चन पे आते हैं। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है किंतु राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती है। अभी हमने बात की थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और हमने उसमें बात की थी जो एक्चुअल पावर्स है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि हाँ भारत एक संसदीय लोकतंत्र है लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधीन शक्तियां भी, तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां आपको पता होनी चाहिए। इसमें तो अपने को राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां लिखनी है बट आपको पता होनी चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस एग्जाम। अब इस पर चर्चा करते हैं। अपने जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है उसका पालन करता है, अभी हमने बात की, जहाँ पे राष्ट्रपति, मतलब इंट्रो में आप ये लिखोगे कि जो जहाँ से उन्होंने लिखा है क्वेश्चन शुरू किया उसी के बारे में। यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं जबकि एक्चुअल जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के बारे में होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूज करके भी दिखाया कैसे आर्टिकल यूज करना। आर्टिकल 74 आपने यहाँ यूज कर लिया कि एक मंत्री परिषद होगा जिसके नेतृत्व करता प्रधानमंत्री होंगे और वो एड और एडवाइस यानी सलाह देंगे राष्ट्रपति को और उसके आधार पे वो काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये तो यहाँ पे पहली लाइन का जवाब हो गया कि हाँ संसदीय लोकतंत्र ये ऐसे काम करता है। फिर भी संविधान और संवैधानिक परंपराओं ने राष्ट्रपति को विशिष्ट परिस्थितियों में सीमित विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करी है। ये आपको याद ही है सारी चीजें, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ कि वे परिस्थितियां जहाँ पे विवेक का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में किया जाता है जब कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति जो है वो किसी को भी जो है प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इन जनरल कैसा होता है, सबसे बड़े दल या गठबंधन का कोई बड़ा दल होता है तो उसको आमंत्रित करते हैं, ठीक है। और उसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि कब कब जो गठबंधन की सरकारें बनी थी उसके बारे में। फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग करने का निर्णय, यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो चुके हों तो राष्ट्रपति तुरंत लोकसभा भंग न भी करे, ये भी उनकी विवेकाधीन की शक्ति है। उनके पास पावर ही नहीं है, इसलिए जब तक आपके पास विश्वास मत है तभी तक पावरफुल हो, अगर आप प्रधानमंत्री हो तब भी। लेकिन अगर उनको लगता है विश्वास खो दिया
तो वो अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वो पहले ये विकल्प भी तलाश कर सकते हैं कि कोई दूसरा नेता बहुमत जुटा सकता है या नहीं, और ऐसा हुआ भी है। एसआर बोमई केस के अंदर ऐसे निर्णय इन्होंने बोला कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। केसेस अपने को पता होने चाहिए कि जो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं वो भी जुडिशियल रिव्यू वहां पे किया जाते हैं। एसआर बोमई केस में प्रधानमंत्री से जानकारी मांगना, आर्टिकल 78 हमने पढ़ा है सबने, कि रिपोर्ट मांग सकते हैं राष्ट्रपति, तो वो भी विवेकाधीन शक्ति है। बिल वापस भेजने की पावर, आर्टिकल 111, या फिर अगेन हमने आर्टिकल मेंशन किया है, मैंने आपको बताया था अपने वो आर्टिकल याद करने हैं कि किसी गैर मनी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए हम भेज सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल है तो हम भेज सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं जाएगा, मनी बिल नहीं जाएगा, साधारण जो विधेयक है वो चला जाएगा। उसको पुनर्विचार के लिए जो भेजते हैं वो भी विवेकाधीन शक्ति ही है। हालांकि दोबारा पारित होने पे उसको असेंट देना होता है, ये चीज अभी हमें पता होना चाहिए। फिर है अन्य सीमित विवेकाधीन क्षेत्र जो है, आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है वो सामान्यतः है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होती है, लेकिन कभी कभार देखने को मिला है वहां पे भी विवेकाधीन शक्ति यूज में जाती है। फिर उनसे 356 राष्ट्रपति शासन की घोषणा, ठीक है, और राज्य विधेयकों पर जो निर्णय होता है उनकी बात करें, राज्यपाल की भूमिका के समान ही है अनुच्छेद 200 201 के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हमने की जहाँ राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का यूज किया जाता है। अब निष्कर्ष की बात करें अगर हम, तो यद्यपि भारत संसदीय लोकतंत्र है, सेम चीज हमें रिपीट करनी है। ठीक है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां संवैधानिक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये शक्तियां सीमित है, नियंत्रित है, ठीक है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा हो सकती है, फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। एक बैलेंस्ड कंक्लूजन हमने दिखती है। ये सारी बातें अपनों ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी हमें भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करनी है और हमें ध्यान में रखना है एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अवलोकनों के संदर्भ में हमें भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की चर्चा करनी है। अब हमें जो जो बेसिक चीजें पता है पहले तो हम वो लिखेंगे। आर्टिकल 52 से 53 हम बात करते हैं कार्य संघ की कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख की। हमने देखा कि 52 में लिखा है संवैधानिक प्रमुख होते हैं, 53 में कार्यकारी काम जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। आर्टिकल 74 आप यहाँ कोट करो, जो हमने चर्चा की थी वो हमें लिखते हैं। एसआर बोमई केस में एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां होती है, विशेषकर 356 के संदर्भ में, उसके उपयोग पर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कर दी गई, जिससे संघीय ढांचे को मजबूत किया गया। ठीक है, बोमई मामले के अंदर जो मेन चीजें थी वो हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक चीज हमने लिख दी कि एक्चुअल में क्या रिटर्न क्या है संविधान के अंदर स्थिति, उसके बारे में। फिर एसआर बोमई केस के अंदर क्या क्या बातें की वो बात करते हैं। राष्ट्रपति की जो संतुष्टि होती है वो पूर्णतः निरपेक्ष है, ये मेन चीज इन्होंने बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के दायरे में, यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इससे स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति संवैधानिक जांच से परे नहीं है। भाई राष्ट्रपति भी अगर विवेक से कुछ निर्णय ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये बात एसआर बोमई केस में कही गई थी। संघवाद इन्होंने बोला कि फेडरलिज्म है वो मूल ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना संघीय ढांचे का उल्लंघन है। तो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं उसके बारे में ये बात की, तो यहाँ पे भी थोड़ा सीमित किया गया पावर को। राष्ट्रपति राजनीतिक कारणों से अनुच्छेद 356 को लागू नहीं कर सकते, ये एसआर बोमई केस के अंदर इंपॉर्टेंट बात कही गई। बहुमत सिद्ध करने का एकमात्र तरीका है फ्लोर टेस्ट, ये वर्ड जरूर यूज करना, फ्लोर टेस्ट की बात। किसी राज्य सरकार पे बहुमत खोने का अगर आरोप लगा दिया कि भाई आप बहुमत खो चुके हो इसलिए हम प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप फ्लोर टेस्ट करवाओ, उसके बाद ही आप निर्देश दे सकते हो। एक्चुअल में आपको पता भी तो होना चाहिए, आप सीधा आरोप नहीं लगा सकते। इससे राष्ट्रपति का विवेक सीमित हो जाता है कि अपने मन से वो नहीं कर सकते, आपको फ्लोर टेस्ट कराना होगा प्रॉपरली। फिर है राष्ट्रपति की घोषणा निरस्त की जा सकती है। राष्ट्रपति ने अगर घोषणा भी कर दिया कि ठीक है प्रेसिडेंट रूल लगेगा, और अगर ये दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक हो तो न्यायालय इसे रद्द कर सकता है। अगेन इट इज अबाउट जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रपति के निर्णयों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है इस चीज से, ये भी हमें लिखना है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। एसआर बोमई निर्णय ने स्थापित किया कि भारतीय राष्ट्रपति संविधान द्वारा सीमाबद्ध
एक प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक प्रमुख है, न कि एक पूर्ण विवेकाधीन शक्तियों वाला। विशेषकर अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक मूल्यों और संघवाद, न्यायिक समीक्षा सभी का पालन करना होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण होते हुए भी संवैधानिक सीमाओं से बंधा हुआ है। कोई भी अपने संविधान की खूबसूरती ये है कि कोई भी एक एक्सट्रीम पावरफुल नहीं है, ठीक है। शक्तियों का अच्छे से पृथक्करण किया है, सबको अपनी अपनी शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। चेक एंड बैलेंस हर जगह है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे विधायिका हो, प्राइम मिनिस्टर हो। हमारी जो न्यायपालिका है टाइम टू टाइम जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से चेक एंड बैलेंस पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसको संसद की विधायी श्रेष्ठता पर अस्थायी अपवाद क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत हुई होगी, आई एम श्योर, ठीक है। और ऐसी दिक्कतें हमें मेन एग्जाम में ना हो, इसी के लिए तो अपने कर रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि रोज 1 घंटे या 2 घंटे हम सिर्फ मेंस के बारे में सोचें या लिखें, तो हमारी एक आदत बन जाएगी, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आ जाएगा इस तरीके से सोचना। तो हमें मेन एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे हम परेशान नहीं होंगे। आपके जो भी अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे, व्हाई इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कॉल्ड ए टेम्पररी एक्सेप्शन टू द लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल्स। जब भी आपको उदाहरण भाई बोल दिए, वैसे तो लिखना ही चाहिए, पर यहाँ तो बोल ही दिए तो यहाँ उदाहरण जरूर से लिखेंगे अपने। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 123 के अंदर, अब वही देखो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी और उस लिस्ट के अंदर मैंने जो जो आर्टिकल्स बताए थे मैंने खुद भी यूज किए हैं आंसर में, तो आपको तो जरूर से यूज करना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जरूर रहने चाहिए आपके आंसर में। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद सत्र में न हो और तत्काल विधायी कार्यवाही की आवश्यकता हो, तो ये शक्ति मूलतः एक अस्थायी विधायी विकल्प है। हम इंट्रो में बता रहे हैं कि अस्थायी विधायी विकल्प है जो संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया का अपवाद बनाती है, इसलिए इसे संसद की विधायी श्रेष्ठता पर अस्थायी अपवाद कहा जाता है, ठीक है। कि वैसे तो संसद है वो सुप्रीम है, लेकिन फिर भी एक अस्थायी अपवाद हमें देखने को मिलता है, अस्थायी। और वे अस्थायी क्यों, वही हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब ऑर्डिनेंस पावर को ही बताना है इन शॉर्ट अपने को। संसद का विकल्प है ये, प्रतिस्थापन नहीं है। कैसे, अध्यादेश सिर्फ तब जारी होता है जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक या दोनों ही सत्र में नहीं हो। इसका उद्देश्य संसद की भूमिका को हटाना नहीं है, बल्कि एक तरीके से ऑल्टरनेटिव देता है कि आप अब दोनों ही सदन सत्र में नहीं और अर्जेंसी है कानून बनाने की, तो ऑर्डिनेंस पावर यूज की जाती है। दूसरी चीज एक सीमित अवधि है, ठीक है। हमने टाइम डिसाइड कर दिया। अध्यादेश संसद के पुनः सत्र से 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है। यदि इसे संसद अनुमोदित नहीं करे तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अंतिम शक्ति उस कानून से रिलेटेड भी संसद के पास है और संसद द्वारा नियंत्रण भी किया जा सकता है। भाई संसद आ गई पावर में, जब सत्र में आ गई तो उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया या चेंज कर दिया, तो वो कानून या तो खत्म हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे संसद की जो विधायी श्रेष्ठता है वो अक्षुण्ण रहती है। और फिर न्यायिक नियंत्रण तो है ही, ठीक है। अध्यादेश राष्ट्रपति की संतुष्टि का विषय है, पर न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। डीसी वाधवा केस, नागराज केस, केस जरूर लिखना, आर्टिकल्स, केस, इनसे पता चलेगा कितनी पढ़ाई करी है आपने। साहित्य पढ़ने या लिखने से नहीं पता चलेगा, ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक नॉर्मल लैंग्वेज तो अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट, नहीं है तो भी बच जाओगे अगर ये चीजें लिख दोगे, लेकिन ये चीज नहीं होगी तो एकदम ढीला मीला आंसर होगा, उसमें फिर नंबर नहीं मिलेगी, ठीक है। उदाहरण, अब अपने को उदाहरण मांगे थे तो हम उदाहरण देंगे। 1980s के अंदर बिहार सरकार द्वारा लगातार अध्यादेश जारी किए गए थे, वहां पे डीसी वाधवा केस ने जुडिशियल रिव्यू के अंदर इसे बोला था और उन्होंने बोला था कि विकल्प होना चाहिए संसद का, ठीक है। हम संसद जब सत्र में नहीं तो एक विकल्प है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, संसद को सुपरसीड नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस पावर। अध्यादेश शक्ति केवल आपात या तत्काल परिस्थितियों की पूर्ति के लिए एक अस्थायी अपवाद है, क्योंकि विधायी अधिकारों का अंतिम स्रोत नियंत्रक संसद ही है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स मिली है अपने संविधान में वो केवल संसद इन केस ऑफ सेंटर
और अगर हम राज्यों की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो वो राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्हीं के पास है, तो वही उस पावर को एंजॉय करते हैं। अध्यादेश तो एक अस्थायी काल के लिए जो है एक अपवाद है जहाँ पे उनको विधायी पावर मिलती है। इस तरीके से जो फैक्ट अपनों ने याद किए थे ऑर्डिनेंस पावर का वही यूज किया, बस लैंग्वेज चेंज हुई है। अब बार बार ये कंसिडर करना, ये चीज ध्यान देना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, मेन जो वेपन्स है वही आर्टिकल 111 यूज करना है, 123 यूज करना है, 74, 75, 78 वही चीजें यूज करनी है। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, उसकी डिमांड को समझना है कि हमें लिखना क्या है। अगर उस डिमांड को आप समझोगे अच्छे तरीके से तभी परफॉर्म कर पाओगे। क्वेश्चन को ही गलत समझ लिया आधा तो वहीं गया आपको आंसर, मार्क्स वहीं चले जाएंगे। क्वेश्चन की आत्मा को समझो, सोल को समझो, क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका आपातकालीन जो प्रावधान है उसके संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण है। अब अपने को क्रिटिकली एनालिसिस करना है कि जब हम आपातकाल की बात करते हैं, क्योंकि हम बार बार ये पढ़ते हैं आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, तो वहां पे संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, वही आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे वही यूज करेंगे अब। अब हम बात करते हैं कि क्या संवैधानिक ढांचा दिया गया है और क्या राष्ट्रपति की भूमिका है। तो सबसे पहले तो आप तीनों जो आपातकाल है उनके बारे में लिख लो एज इंट्रो। ये अनुच्छेद 352 ये मैंने आपको देखो दिया था उस लिस्ट के अंदर, 356 और 360 इनके अंदर तीन जो है आपातकाल दिए गए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। इन तीनों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हमारे संविधान में ही लिखा गया है, संवैधानिक ढांचा है। राष्ट्रपति आपातकाल मंत्री परिषद की सलाह पर लागू करते हैं, और ये ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 74 क्योंकि उन्हीं की सलाह पे राष्ट्रपति काम करते हैं। विवेकाधिकार के बारे में लिखो, क्वेश्चन में लिखा है ना कि कितना महत्वपूर्ण है, तो जितने भी सेगमेंट्स हो सकते हैं, जितनी भी डायमेंशन हो सकती है राष्ट्रपति की आपातकाल से रिलेटेड, चाहे वो संवैधानिक ढांचे में हो चाहे विवेकाधीन शक्तियों के बारे में, वो सब मेंशन करना है। तो 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से यानी कैबिनेट से लिखित यानी रिटर्न सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा करेंगे, यह आप मेंशन कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियंत्रण तंत्र है। राष्ट्रपति मांग सकते कि रिटर्न में तो कैबिनेट से। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पहले और बाद में सूचनाएं और स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं। ये भी हम 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में देखने को हमें मिला था। फिर न्यायिक व्याख्या और सीमाएं भी केशवानंद भारती केस में लिखा था कि आपातकालीन शक्तियां मूल संरचना सिद्धांत से बाहर नहीं जा सकती, यानी आपातकाल में भी आप बेसिक स्ट्रक्चर को मोल्ड नहीं कर सकते, चाहे भले ही वहां पे इमरजेंसी लगी हो। फिर मिनर्वा मिल केस की बात करें तो अनुच्छेद 352 की न्यायिक समीक्षा संभव, सरकार आपातकाल का दुरुपयोग नहीं कर सकती, ये बात की गई थी कि आर्टिकल यानी राष्ट्रीय आपातकाल के भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और जो सरकार है वो आपातकाल का मिसयूज नहीं कर सकती, ये मिनर्वा मिल केस के अंदर का। फिर SR बोमई केस जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है अभी, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 लागू करने का जो निर्णय है न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी जो हम राज्य आपातकाल जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। राज्य सरकार गिराने के लिए फ्लोर टेस्ट, ये चीज ध्यान रखना, फ्लोर टेस्ट मैंने आपको याद करवाया था, फ्लोर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का संतोष पूर्णतः अंतिम नहीं है, यानी राष्ट्रपति को अगर लग रहा है कि कोई राज्य है उसकी सरकार बहुमत खो चुकी है तो केवल वो काफी नहीं, आप फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकते हो, फ्लोर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर संभावित दुरुपयोग और ऐतिहासिक उदाहरण की कुछ हम डिस्कशन करते हैं कि 75 का जो आपातकाल था राष्ट्रपति द्वारा तत्काल घोषणा के अंदर ये दर्शाया गया था कि औपचारिक यानी फॉर्मल भूमिका थी कि आपको बोल दिया गया आपातकाल लगाओ और आपने बिल्कुल भी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, कभी कभी लोकतंत्र के लिए जोखिम भी बन सकता है। फिर 80 और 90 मतलब 1980 और 1990 के बीच में बहुत बार 356 यानी राज्य आपातकाल का यूज किया गया, जैसे केंद्र राज्य संबंधों के अंदर तनाव का प्रमुख कारण बना था। संतुलनकारी भूमिका अपनानी चाहिए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति एक नियंत्रणकारी संतुलन के रूप में काम करते हैं, लिखित सलाह मांग सकते हैं, जानकारी और स्पष्टीकरण ले सकते हैं। संसद के अधिकार और संघीय संरचना की
रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरीके, बाकी तो उनको माननी ही पड़ेगी क्योंकि आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि वो मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करते हैं। पर बाकी अगर हम इन चीज़ों को ध्यान करें तो कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा हो सकता है। आपातकाल प्रावधान में अब निष्कर्ष पे आते हैं। आपातकालीन प्रावधान में राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए निर्णायक है। और न्यायिक समीक्षा और 44th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था, उन्होंने इस भूमिका को और विवेकपूर्ण और संविधान सम्मत बना दिया। तो ये आज आप अपने क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। अब जब भाई जिसने पढ़े हैं, आंसर लिखे हैं, कॉपी चेक उनको करके दे दी जाएगी, है ना। और जो नहीं पढ़ रहा है, भाई आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उम्मीद भी मत करना कि आपको बहुत अच्छा कोई रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि आज जो हम मेहनत करेंगे वही तो मिलेगा ना बाद में। आज अगर कोई किसान है, बीज बो रहा है, अच्छे टाइम पे बारिश हो रही है, या फिर सिंचाई टाइम पे कर रहे हैं, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, 6 महीने तक वो सारे काम कर रहे हैं, तब जाके उनको अपनी फसल मिलती है, और बहुत बार तब भी नहीं मिलती। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, अपने आप को किसान ही समझो ना, ज़्यादा निर्णय की उम्मीद करो मत, मतलब बहुत अच्छा शानदार परिणाम आएगा ऐसा सोच नहीं सकते, क्योंकि जैसे मानसून पर निर्भर है अपनी कृषि, वैसे अपना रिजल्ट भी जो है बहुत हद तक आफ्टर मेंस कई फैक्टर ऐड हो जाते हैं अपनी मेहनत के अलावा भी। पर उसके पहले, मेंस लिखने से पहले पूरे तरीके से एक ही फैक्टर है, अपनी मेहनत। और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सोचना भी कि कुछ होगा। मेहनत नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, इतने कॉम्पिटिटिव माहौल के अंदर बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना अच्छा रिजल्ट आ जाए। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन बिना मेहनत किए तो मेरे को नहीं लगता किसी को भी मिला होगा ये प्री मेंस इंटरव्यू वाले के अंदर कुछ। ऐसे एग्जाम में तो तुक्का भी नहीं लगेगा आपका कभी। डेली लिखो, है ना, यहाँ नहीं कहीं और लिखो, लेकिन लिखो। बिना लिखे सब्जेक्टिव पेपर है, कैसे करोगे। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास हो गई। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और पेपर 4 आपका शुरू करते हैं 1-2 दिन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।